हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटा जी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने इसके पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, फिर मैक्सवेल्स इक्वेशन देखा हम लोगों ने, ठीक है ना। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट करंट देखा और मैक्सवेल इक्वेशन देखा हम लोगों ने। साथ में ये भी देखा कि एम्पियर्स लॉ को कैसे मॉडिफाई किया गया है ना। इनकी जो एनालिसिस हमने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में पूरा का पूरा देख लिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी, उसके क्या इक्वेशंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाई हुई है, ये डायरेक्शन है, ये आपका वाई है और आपका ये जेड है। तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है वो कहाँ होगा, वाई में इसका ऑसिलेशन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ग्राफ बनाया हुआ है देखो, और मैक्सिमम कितना बनेगा, ई नॉट बनेगा इसका एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री, 2D में दिखाया गया है। और जो एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है वो एक्स की तरफ मूव कर रही है। ईएम वेव कहाँ मूव कर रही है, एक्स की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये इस तरीके से वेव का प्रोपोगेशन होता है, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर इन साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसा वेरिएशन है बेटा जी, कैसा ग्राफ बना हुआ है, साइनोसॉइडल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख रहे हो ना आपका, सॉलिड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपकी देखो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, जो बी के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना इस चीज़ को। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है मान लो वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, जेड के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगी ऐसे, है ना, ऊपर नीचे। और इसके बाद जो है कि ये आपके पास क्या है, ईएम वेव का प्रोपोगेशन, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड ई नॉट है। तो जैसे आप साइनसॉइडल जो इक्वेशंस होता है उसको लिखते हो आप लोग। अब इसके पहले आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा हुआ था, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखते थे ना ऑल्टरनेटिंग करंट को। वो भी कैसी थी, साइनोसॉइडल थी ना आपकी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होती है, साइनोसॉइडल होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, है ना बेटा जी, एज वेल एज राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो ईएम वेव के बारे में हो गया। अब उसके नेचर के बारे में देखते हैं क्या है। पहला है कि ट्रांसवर्स नेचर होता है। ईएम वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। तो अगर हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक, यहाँ पर अगर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर में लिखेंगे मान लो, तो क्या होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ई नॉट साइन, क्योंकि वेव है तो ओमेगा टी माइनस के, जा कहाँ रही है, एक्स में है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अगर ये वाई में है तो यहाँ जे कैप आ जाएगा। अगर इसको हम लिखते हैं ना वेक्टोरियली लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस में हो रहा है, देखो जे में हो रहा है ना, वाई में क्या आएगा, जे आएगा ना। लेकिन यहाँ पर एक्स क्या करता है, रिप्रेजेंट, जो के साथ जो एक्स आएगा वो बताएगा कि जो वेव है वो किधर कर रही है प्रोपोगेट। एक्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वैसे अगर आपको लिखना हो बी मैग्नीफिक लिखना, तो क्या लिखोगे, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी कहाँ कर रहा है ऑसिलेट, बी ऑसिलेट कर रहा है जेड में, तो यहाँ आ जाएगा के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा जी, बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट की तरह इक्वेशन बना हुआ है। ये भी क्या आपका है, साइनसॉइडल इसका ग्राफ बनेगा। इसमें भी जो ई आर एम एस आए कितना आएगा, इसका अगर निकालना हो क्या, ई आर एम एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आर एम एस आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर एम एस कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, साइनसॉइडल है। तो अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का आर एम एस निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर एम एस, ये पीक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट अपॉन √2। फार्मूला आपका वही आएगा। अब कोई बोल दे कि अगर वाली मैग्नेटिक फील्ड का आर एम एस वैल्यू क्या आएगी, वो क्या आएगी, बी नॉट अपॉन √2। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ में अगर कोई पूछे कि भाई ठीक है, आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बना दिया, जे कैप,
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, के कैप होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव क्या होगा, वो तो एक्स होगा। तो वो कैसे निकाला जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव क्या होगा, उसको हम सी कैप से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। मान लो डायरेक्शन आपका सी हो, एक्स है ना आपका, एक्स होगा या आई कैप होगा, इसको निकालेंगे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के क्रॉस से। ई क्रॉस बी क्या देगा आपको, ई क्रॉस बी आपको जो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब क्रॉस करोगे, ई क्रॉस बी क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब आप वो इसको देगा, एक्स को देगा, ये बताएगा डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस निकालोगे तब आपको ये डायरेक्शन मिलेगी। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो या मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका कैप निकालना होगा ना, ऐसे ही कर सकते हो इसको आप। ये डायरेक्शन की बात करोगे, कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे पहले, अब क्रॉस क्या करोगे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, वाई में है, कहाँ है, वाई में है। और बी की डायरेक्शन कहाँ पर है, तो ये इधर क्या है, इधर आपका जो है जे कैप है, इधर क्या आपका है, के कैप है ना। तो जे कैप क्रॉस के कैप, देखो आई कैप आएगा नहीं आएगा, देखो बेटा। तो अगर ई कैप, इसको मान लो कि ई कैप के बराबर है और इसको मान लो ये बी कैप के बराबर है, तो ई कैप और बी कैप क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ क्या देगा, तो आप कहोगे ई कैप बी कैप आपको सी कैप देगा। ये सी कैप का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो आई से और ई से भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपने डायरेक्शन निकाल लेना है, किसका, वेव की डायरेक्शन को निकाल लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। तो ये तो पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा किसमें, ये तो ट्रांसवर्स वेव के कॉन्सेप्ट में आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया। तो मैं इसको यहाँ से लेके इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, तो इसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। अब जो दूसरा आपका आएगा वो आपका आएगा रिलेशन इन एम्पलीट्यूड्स। क्या आएगा बेटा जी, रिलेशन इन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एम्पलीट्यूड है, ई नॉट है, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, बी नॉट है। इनका रिलेशन क्या होगा, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट, ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, सी इंटू बी नॉट। इसको याद रहे आपको तो अच्छी बात है। इनका रिलेशन क्या देगा हमेशा आपको, सी इंटू ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है ये इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन कहाँ पर, वैक्यूम में, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया। तीसरा आपका आएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव। क्या होगी स्पीड, तो ईएम वेव की स्पीड क्या होती है, सी के बराबर होती है ना। और सी कितना होता है बेटा जी, सी के बराबर सी होता है 1 अपॉन ये म्यू नॉट एन। इसको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि सी का फार्मूला यहाँ से निकाला गया है, ठीक है बेटा जी। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम में स्पीड है सी, ठीक है ना। अगर हम आपको स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम, एम का मतलब मीडियम, क्या होता है एम का मतलब, एम का मतलब होता है मीडियम, याद रखो, ठीक है ना। किसी मीडियम में क्या होगी, तो ये जो वैक्यूम में स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में अपॉन रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। ये इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। तो कहोगे सर स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम अपॉन अंडर रूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू
परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव की बात, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रूट में करके निकालोगे पूरी वैल्यू तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी क्या है, ये तो वैक्यूम है। कहाँ बेटा जी ये सी इज द क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और जो लास्ट आपका आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस पे न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं कि फार्मूले को डिराइव करो। इंटेंसिटी क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सी। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही हेल्प करेगा इंटेंसिटी के कैलकुलेशन के लिए। और साथ में अगर ई नॉट की वैल्यू आपको ई आर एम एस में निकालना है तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आर एम एस वैल्यू अपॉन स्क्वायर इंटू सी कर दोगे, क्योंकि ई नॉट अपॉन √2 करने के बाद आपका आर एम एस ऐसे मिलेगा आपको। तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। ई क्या है, व्हाट इज द ई आर एम एस, इलेक्ट्रिक आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निकाल के यहाँ रख दोगे, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। तो ये फार्मूला सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसमें मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको कंसाइज करके बता दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना आप लोग कि किस तरीके से हम फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी के लिए डायरेक्ट फार्मूला हमेशा आपको याद रहेगा, ये तो अच्छा होगा। ठीक है बेटा जी। अब बेटा जो है इस टॉपिक में हमें ये प्रूफ करना है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको ये दिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो ऊपर की तरफ ऑसिलेट कर रही है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अगर अप एंड डाउन मूव कर रही है तो जो वेव एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी ऐसे, ठीक है ना। ये वेव एनर्जी होगी आपकी, इसे बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर ऐसा प्रूफ कर दो आप तो आप कहोगे भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपने अगले टॉपिक में देखा था कि जो रिलेशन निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आया था C/B के बराबर आया था ऐसे, या आपने कहा था कि E/C क्या, E/B क्या आया था, C आया था। देखो B की वैल्यू बहुत कम होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है E से, है ना, तभी तो C के बराबर। C क्या होता है, 3 × 10⁸ के ऑर्डर का होता है ना, 8 मीटर पर, इतना होता है, इतना बड़ा होता है। मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, और मैग्नेटिक की बहुत ही कम है, ठीक है ना। इससे ये चलता है पता यहाँ से। तो आपको पता है कि और जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ करेगी, कहोगे सर कि मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन कहाँ होगा, मान लो ऐसे आपने कहा अप एंड डाउन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो तीनों आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है बेटा जी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, समझ बात आपको आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं पूरे डेरिवेशन में मैंने करना क्या है ये मैंने आपको बताना है। मैं क्या करूँगा कि मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। हम क्या प्रूफ कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव का जो प्रोपोगेशन है, वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इतना प्रूफ करने से ये प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका ट्रांसवर्स नेचर रखती है, ठीक है ना। और बाद में हम ये कर देंगे कि सिमिलरली जो है ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है, हम उसको सिमिलरली में लिख देंगे, वो काम हो जाएगा। लेकिन आपको एक तो प्रूफ करना ही पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है, यही हम करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसके लिए हम ये मान लेंगे, ध्यान देना इस बात को, ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कभी भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के अलोंग ऑसिलेट नहीं करेगी। अगर एनर्जी इधर की तरफ मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे नहीं होगा, ये तो श्योर हो गया, आपको पता है, आपको है ना, क्योंकि हमेशा इसके परपेंडिकुलर होना है चाहे जैसे भी हो। अगर मान लो अगर आपने कहा कि वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ पर है, राइट साइड में मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ऑसिलेशन ले लो, एज्यूम कर लो, करने में क्या दिक्कत है। आप मान लो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। और बाद में देखेंगे कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम किया हुआ है
किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही जीरो आ जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एज्यूम किया हुआ है वो जीरो है, वो है ही नहीं। तो अगर ऐसा आ जाता है तो आप कहोगे सर कि बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, ऐसा मान लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब कि कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलॉन्ग ऑसिलेट नहीं कर रहा है। तो हम पहले क्या मान लेंगे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना। बाद में देखेंगे कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एज्यूम किया है वो वहां पर है ही नहीं, वो जीरो हो जाएगी। जब भी एज्यूम करोगे कि इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करोगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो जीरो देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग है ही नहीं। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ जो वेव है वो कहां पर है, इन एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है ना। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि वेव कहां चल रही है, एक्स डायरेक्शन में। वो सही बात है, हमने मान लिया कि वेव हमारी क्या है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलो तो हम डायग्राम बनाते हैं। पहले आपने कहा कि हम ऐसा लेते हैं, कोई बात नहीं, बॉक्स हमारा यहाँ पे, एक मिनट, ये हमारा एक्स है। ठीक है बेटा जी, ये हमारा क्या है, वाई है, और ये हमारा जेड है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना। ठीक, ठीक है, अच्छा। वेव को आपने कहा माना है कि एक्स में है, ये एक्स है और ये वाई है और एक जेड है। ठीक है ना। आप एक क्लोज क्यूब आप कंसीडर करोगे, इमेजिन कर लिया, एक क्लोज क्यूब आपने कंसीडर कर लिया। देखो कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा जी। ठीक है ना। अब देखो बेटा जी, ये हमने एक क्लोज क्यूब हमने कंसीडर कर लिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जो वेव की डायरेक्शन है वो एक्स में है, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर क्या है बेटा जी, इधर जो आपकी है ईएम वेव है, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम ये मान लेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर से आ रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स की तरफ ही जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेंगे ऐसा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या मान लोगे आप कि वो एक्स डायरेक्शन में ही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं बेटा जी ना। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, जबकि ऐसा होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आप इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट नहीं करा सकते हो, क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया कि वेव कहाँ कर रही है प्रोपोगेट, एक्स में। लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कर रही है ऑसिलेट, बोलो एक्स डायरेक्शन में। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ठीक है, चलो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से एरिया से, जो क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप की कौन कौन से एरिया से लिंक होगी। आपको पता है कि इस वाले जो सामने वाली एरिया है इससे लिंक होगी और इससे लिंक होगी, ऊपर वाले से होगी नहीं लिंक। जिसमें वो इंसर्ट होगी ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा, तो आप जिसमें वो जा रही है, क्यों आप इस वाली प्लेट से वो क्या है लिंक होगी, और इस वाली प्लेट से वो लिंक होगी, और जो फेसेस हैं उनसे लिंक नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपने कहा सर, अच्छा बताओ अगर ये क्या है, अगर ये क्लोज लूप है तो बताओ इस वाले जो सामने वाला सरफेस है इसकी सरफेस एरिया कहाँ होगी, क्योंकि ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप में जो सरफेस एरिया वेक्टर होता है हमेशा वो आउटवर्ड होता है, तो इसकी बाहर की तरफ होगी ऐसे, ये होगा एरिया। इसको हम क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर, इसको हम एस से करते हैं डिनोट। ठीक है बेटा जी।
आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। तो देखो आपने कहा कि ये जो आपका है, ये जो एस क्या है, एरिया वेक्टर है, बाहर की तरफ है, और सामने वाले का जो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ होगा बेटा, ऐसे ये बाहर की तरफ होगा। दोनों प्लेट का एरिया वेक्टर आपको आपने समझ लिया, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है इस प्लेट पर, उसको आपने क्या माना, मान लो उसको माना आपने ई एक्स माना। ई एक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में है। तो इस प्लेट में अगर एक्स में होगी तभी तो लिंक होगा ना इससे। तो यानी कहने का मतलब इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लिंक हुआ है उसको आपने क्या मान लिया है, ई एक्स मान लिया है। और इस वाली प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या मान लिया है, ई एक्स डैश मान लिया है, ठीक है ना। क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अलग अलग उसकी वैल्यू होगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है तो हर पॉइंट पर हम क्या फील्ड को सेम मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक होगी नहीं, ठीक है ना। तो वो तो ऑसिलेट कर रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कुछ और ले लिया, यहाँ पर कुछ हमने और ले लिया। यहाँ पर ले लिया ई एक्स। एक्स का मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि एक्स के अलॉन्ग चल रहा है। तो एक्स के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एज्यूम कर लिया है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इस क्यूब के लिए गॉस लॉ लगाओ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉसिस लॉ, तो क्या होगा बेटा जी, देखो अगर गॉस लॉ की बात करते हो तो आप कहोगे सर कि अगर क्लोज सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से जा रही है तो आप कहोगे सर क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले पहले लिखना है फार्मूला, ये होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना बेटा ना। आप बताओ कि इस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्योंकि चार्ज एनक्लोज तो जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर से आ रही है। तो यहाँ पर अंदर चार्ज कितना एनक्लोज, जीरो। तो अगर इसका क्लोज्ड इंटीग्रल निकालोगे पूरे सरफेस का तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इस वाले केस में क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं। तो आप कहोगे सर इस केस में क्या होगा, अगर हम इस वाले केस की बात करें तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो कहोगे सर जीरो क्यों, कि इससे जो फ्लक्स लिंक होगा और इससे जो फ्लक्स लिंक होगा दोनों को सम करोगे तो एक आएगा पॉजिटिव एक आएगा नेगेटिव, दोनों कैंसिल कर देंगे, जीरो आ जाएगा। क्योंकि अदर फेसेस से तो लिंक हो नहीं रहा है, दो ही फेस से आपका इससे और इससे लिंक हो रहा है। तो अगर आप बताओ फर्स्ट वाले फेस से क्या होगा, फर्स्ट वाले फेस में क्या होगा बेटा जी, फर्स्ट वाले फेस को आप ऐसे मान लो कि अगर इसको मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना, और ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। तो आपको पता है ए बी सी डी वाले में क्या होगा, अगर आपने कहा कि सर हमने दिया कि जो इंटीग्रल किसका ए बी सी डी इस वाले से अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा बेटा जी, ये आएगा ई एक्स इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, राइट साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट साइड में जा रही है बेटा ना, और एरिया वेक्टर आपका लेफ्ट में है तो ई एक्स इंटू एस करोगे तो 180 डिग्री का एंगल आएगा इसमें। तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा माइनस ई एक्स इंटू एस आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। और दूसरे वाले क्या आएगा, तो दूसरे वाले को बताओ, ई एफ जी एच, वो क्या आ जाएगा, ई इंटू डी क्या आएगा बेटा जी, एक मिनट, ई एक्स डैश इंटू एस, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस जीरो। तो सिंपल आ जाएगा ई एक्स डैश इंटू एस आ जाएगा। अब इन दोनों को सम करोगे तो जीरो आएगा, है ना, इन दोनों को सम करोगे तभी तो बनेगा, नहीं ये क्लोज्ड बनेगा ना कंप्लीट। सम करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो सम करने पे क्या आएगा बेटा जी, आपको दोनों को सम करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ई एक्स
एस प्लस ई एक्स डैश इंटू एस इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। टोटल फ्लक्स यही तो है आपका, ये टोटल जो आपने यहाँ लिखा था, ठीक है ना। तो आपने इतना का 0 कर दिया। अच्छा, तो अगर ये 0 कर दे इसको कॉमन ले लो आप। एस अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका, देखो ई एक्स डैश माइनस ई एक्स हो गया, है ना, इंटू एस हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका रिजल्ट आया, है ना। और आपको पता है कि अगर आपने x इंटू वाई किया हुआ है इज इक्वल टू 0 अगर आ गया, तो या तो आपका x 0 होगा या तो आपका y 0 होगा, क्योंकि दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है अगर वो 0 आया है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो आप कहोगे सर कि अगर इसका और इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आया है तो या तो ये 0 होगा या तो s 0 होगा। तो s नेवर 0, क्योंकि सरफेस एरिया कभी 0 पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगा। क्या, ई एक्स डैश माइनस ई एक्स इक्वल टू 0 होगा, है ना। और इसको आप कैसे लिखोगे, ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश, ये वैल्यू आई है, ठीक है ना। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो पहली प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वही दूसरी प्लेट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम ये मानते हैं कि जिस तरफ ईएम वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ऑसिलेशन में है ना। तो ये कंडीशन मिली कि दोनों प्लेट पर, यानी इस वाली प्लेट पर और इस वाली प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आप क्या सोच सकते हो, दोनों वैल्यू बराबर होने का मतलब क्या है, ई एक्स और ई एक्स डैश बराबर होने का क्या मतलब हुआ। तो आप कहोगे सर कि या तो आप इसको मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई, मान लो यहाँ पर आ गई 5, अगर यहाँ पर 5 आ गया तो ये भी 5 ही होगा, ठीक है ना। और अगर आपने 5 मान लिया तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वो अलग बात है, दोनों प्लेट पे बराबर है। लेकिन अगर आपको 5 निकल के आ गया ना, आ गया, दोनों वैल्यू बराबर होगी, पहली प्लेट पे 5 दूसरे प्लेट पे 5, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू तो आ गई ना, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के अलॉन्ग एग्जिस्ट कर गई, ठीक है ना। लेकिन आप इनकी ई एक्स और ई एक्स डैश तो बराबर हैं, लेकिन इनकी कुछ वैल्यू आप नहीं मान सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ई एक्स और ई एक्स डैश को आपने मान लिया कि यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्टैटिक हो गई। मतलब पहले वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, दूसरे वाले पॉइंट पे भी 5 है, तीसरे पे, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आ रही है और वो सेम आ रही है, इसका मतलब वो स्टैटिक है। बट स्टैटिक फील्ड कैन नॉट प्रोपोगेट अ वेव। लेकिन अगर आप मान लिया आपने कि यहाँ पर फील्ड कितनी है 5 है, यहाँ फील्ड कितनी है 5 है, यहाँ कितनी फील्ड है 5 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी वेव को प्रोपोगेट नहीं कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टैटिक है तो कभी भी वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी, पहली बात। इसका मतलब कि 5 या कुछ फिक्स वैल्यू मानना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट पर आपने कहा कि इस वाली प्लेट पर 5 उस वाली प्लेट पर 5 मान लिया, अगर आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया, तो पहले वाले सरफेस पर 5 दूसरे पर भी 5, दोनों पे बराबर आ गई वैल्यू है, लेकिन बराबर आ गई। तो अगर बराबर आ गई तो फील्ड आपकी हो गई स्टैटिक, और स्टैटिक फील्ड कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर ही नहीं सकती है। तो आपको 5 4 3 1 मानना ही बेकार है, आप मान नहीं सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आगे चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप मान रहे हो ये गलत है, इसको तो आप मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि फील्ड कैसी हो जाएगी, स्टैटिक। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि दोनों बराबर तो हैं 100, तो इसको मानो 0, इसको भी मानो 0, अभी भी दोनों बराबर हैं। लेकिन 0 0 मानोगे तो न फील्ड न तो पहले वाले सरफेस पे है न दूसरे वाले सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं एक्स के अलॉन्ग, क्योंकि ये कंडीशन तो फुलफिल होगी ही होगी। लेकिन इस कंडीशन से आप अगर इसको मान रहे हो तो फील्ड स्टैटिक हो जाएगी। 5 का मतलब 3 मान लो, 2 मान लो, जितना यहाँ मानोगे उतना यहाँ भी मानोगे। तो अगर कुछ वैल्यू मान के चलते हो तब भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वैल्यू अगर मान लिया आपने तो क्या होगी, फील्ड ही स्टैटिक हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट ही नहीं करेगी। तो एक ही ऑप्शन बचा कि इसको भी 0 मानो और इसको भी 0 मानो। तो जब इसको 0 मान लिया, इसको 0 मान लिया, तो दोनों प्लेट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी कंपोनेंट
एक ही बचा ऑप्शन, यही ऑप्शन सही भी होगा, यही तो सही होगा ना आपका, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो ये तो कभी भी सही नहीं होगा। तो बचा आपका ये कि दोनों की वैल्यू जीरो है। तो अगर दोनों की वैल्यू जीरो, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? आपने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के अलोंग नहीं है। ये तभी पॉसिबल है अगर ईएम वेव क्या हो रही है, इधर चल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है, तभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसमें नहीं आ सकता है। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तभी जो है एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि ई कॉस 90 आपका जीरो बन जाएगा। तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, उस डायरेक्शन में एक भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कहाँ होगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो ये प्रूफ कर रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये दोनों आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। और ऐसे ही सिमिलरली लिख दोगे आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना बेटा जी, कि दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक, अगर बराबर किया आपने, बट अ स्टैटिक फील्ड कैन नॉट प्रोपोगेट अ वेव ऑफ अ फाइनाइट वेवलेंथ, देयरफॉर ये वैल्यू आपको मानना पड़ेगा। नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव पढ़ोगे, और सिमिलर आर्गुमेंट होल्ड ट्रू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूरा का पूरा वैसे डिसाइड एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, ये सब मैंने पढ़ा दिया ना, ऑक्सीलेटिंग, ये सब आप 1 बाई 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान देना इस पर, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़ना, जो भी आपको डाउट्स होगा बताना, इसको मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनर्जी और मोमेंटम भी क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, इसको पढ़ लेना आप लोग। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछता है 3 मार्क्स में, कितना 3 मार्क्स में पूछेगा ये, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना। पढ़ा दिया है मैंने, सिर्फ आपको लिखना है देख करके बस। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो कैसे है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। अरेंजमेंट ऑफ द कलर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, ठीक है बेटा जी। और मैं इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद देखना आपको कैसे इसको पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम आप लोग को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो कलर्स होते हैं ना, स्पेक्ट्रम का मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। ईएम वेव में कौन कौन से जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी उनको देखा जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो कौन सी वेव है, सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका आता है रेडियो वेव। कौन सी वेव आती है? रेडियो वेव। फिर क्या आएगी? माइक्रोवेव, है ना। फिर आपका आएगा इंफ्रारेड, है ना। इसके बाद आपका आएगा विजिबल, जो हमको आंखों से दिखाई पड़ती है। तो विजिबल का जो है, तो विजिबल को जब लिखेंगे हम लोग, तो विजिबल में 7 कलर्स होते हैं ना। कौन से होते हैं? विबग्योर होता है ना, तो उल्टी लिखते हैं हम लोग, VIB, विब, GYOR, 2 है ना। ये होता है विबग्योर, इसको बोलते हैं विजिबल। ये आपका विजिबल रीजन है। तो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन। और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? UV, अल्ट्रावायलेट रे, फिर एक्सरे आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा गामा रेज, ठीक है ना। तो ये आपका स्पेक्ट्रम है। तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रेज की, और सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव की, ठीक है बेटा जी। तो इसको अगर हम लिखते हैं ऑर्डर में, तो आप देखो जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट से राइट जाने में जो आपकी एनर्जी वो बढ़ रही है, और वेवलेंथ कम होगी। मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। लेकिन गामा रेज की जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा है, और रेडियो वेव की कम है। ऐसे लेके चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे
तो माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड, विजिबल रेज में जो 7 कलर्स होते हैं ROI, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और जो वायलेट की सबसे कम होगी, क्योंकि राइट साइड में है ना, इसलिए मैंने इसको सेट किया। ये इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। ये आपका अल्ट्रा वायलेट है, ये आपकी एक्स रेज है, गामा रेज है, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको पता है कि जब लोहे को हम गर्म करते हैं तो पहले वो गर्म होता है, फिर वाइटिश हो जाता है। बहुत अधिक गर्म करोगे तो फिर क्या होगा, वो वाइट कलर का होने लगता है। तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि रेडियो वेव को आप रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, तो गर्म होगी वो। रेडियो वेव को आपने माइक्रोवेव में डाला तो वो रेड कलर की हो जाएगी, इंफ्रारेड मतलब रेड कलर की हो जाएगी। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। रेड कलर के बाद क्या है, वो विजिबल हो जाएगी, वो वाइट होने, विजिबल दिखाई पड़ने लगेगी, विजिबल मतलब वाइट कलर की होने लगेगी। तो रेडियो को हमने कहाँ डाला, माइक्रो में डालने के बाद वो रेड हो गई, रेड का मतलब इंफ्रारेड, और रेड के बाद क्या होगा, विजिबल होगा, है ना, वाइटिश हो जाएगा वो। तो यहाँ तक याद हो गया। इसके बाद क्या है, UV एंड गामा को वाई बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो आप। रेडियो को माइक्रो में डाला, माइक्रो के बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड आएगा, क्योंकि रेड हो जाएगा वो, ऐसा हमें इमेजिन करना पड़ेगा। फिर वो विजिबल हो जाएगा, दिखाई पड़ने लगेगा, फिर UVXY। ये आपको याद करने का तरीका है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, या इसे आपका वेवलेंथ के हिसाब से इनका अरेंजमेंट है जो वेव्स की है, ठीक है बेटा जी। तो इसको आप याद रखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अब रेडियो वेव की जो वेवलेंथ रेंज कितनी है, कहाँ से कहाँ तक किस वेवलेंथ रेंज तक रेडियो वेव कहलाएगी, कहाँ तक माइक्रोवेव कहलाएगी, किस रेंज तक, इंफ्रा की रेंज क्या होती है, विजिबल की क्या होती है, UV, सब ऊपर की तरफ आपको दिया गया है सिर्फ पढ़ने के लिए। इसमें कुछ नया आपको बताना नहीं है। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ोगे, देखो यहाँ पर दिया है टाइप्स ऑफ वेव, दिया है वेवलेंथ रेंज, रेडियो वेव की वेवलेंथ रेंज ये दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपकी ये दी गई है, और प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है बस। ये तो प्रोडक्शन और डिटेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, वेवलेंथ रेंज आपको, फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद करनी है, ये आपको आनी चाहिए। फिर रेडियो वेव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इसमें क्या होता है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या, उसका यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं उसको हम देख लेंगे, ये पूरा यूज आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो बैंड होती है ना, बैंड फ्रीक्वेंसी कितना पता, जो फ्रीक्वेंसी बैंड है इसको आपको याद नहीं करना है। अगर आप तो इसको समझ लो तो अच्छी बात है कि भाई कितनी कितनी बैंड, जो मीडियम वेव की बैंड क्या होती है, ये आपको पढ़ना नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस आपको यूजेस देखने हैं बस उसकी। वैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव क्या होती है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, उनके यूजेस क्या हैं। वैसे इंफ्रारेड देख लो आप लोग, है ना। इस प्रकार से आपका विजिबल लाइट भी क्या है, उसकी रेंजेस क्या है वो बता देंगे आपको। स्पेक्ट्रम उसके आपके इस प्रकार से वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है। फिर अल्ट्रा वायलेट रे क्या है, अल्ट्रा वायलेट आपको पता है कि इसकी वेवलेंथ क्या है, इसका यूज क्या है, वो भी आप एक्सप्लेन कर। फिर एक्स रेज, फिर आपका गामा रेज, है ना। इस प्रकार से उसके एप्लीकेशंस हैं, पूछते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ बताना नया है नहीं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और उसका स्पेक्ट्रम हो गया और उसकी एनालिसिस हो गई। तो ये पूरी स्टोरी थी EM वेव को एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होगी बेटा ज़रूर हमसे पूछना। ओके बेटा जी, थैंक यू।